नमस्ते। तैयार है फिर? कहानी तो आपको हमेशा से अच्छी लगती रही है, इसलिए तैयार ही होगी। पर आपको इस साल आपके 10th में लेखन कौशल, रचना कौशल में भी कहानी जुड़ गई है, इसलिए आपको पहले इसी विधा पर मैं 1 मिनट समझाती हूँ कि कहानी साहित्य की लोकप्रिय विधा है। ये तो आप सब जानते हैं, बचपन से हमें कहानियाँ पसंद होती हैं। कहानी वो विधा है जिसको हम उदाहरण कैसे दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे बताशा है, अगर बताशे में रख के कड़वी दवा बच्चे को पिला दी जाए तो वो पी भी लेगा और दवा का असर भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है कहानी का कलेवर। कहानी में कब आपको वैल्यूज की बातें, कब आपको बड़ी बड़ी तत्व की बातें, ज्ञान की नसीहतें कब दे दी जाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता। आपको लगेगा कि आप छोटे भाई और बड़े भाई साहब के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन क्या क्या सुनेंगे वो आप पाठ के अंत तक आप मुझे बताएंगे। तो तैयार हैं? इस पाठ के 2 मुख्य पात्र हैं। पहले हमने आपको बताया था कि कहानी का टाइप कौन सा है। यस, कौन सा? मनोवैज्ञानिक कहानी, अर्थात मन के विज्ञान को समझना कि किस सिचुएशन में, किस स्थिति में मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर भावनाओं में क्या बदलाव आता है, कैसा कैसा वो मन में सोचता है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। तो इस मन के विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसमें छोटे भाई का मनोविज्ञान क्या है, बड़ा भाई क्या क्या सोचता है, यही दर्शाया गया। तो आप देखते हैं कहानी में कि छोटा भाई बड़े खिलंदड़ स्वभाव का है, उसे बड़ा मज़ा आता है खेलने में, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा खेलना, बहुत बाहर आउटडोर गेम जिंदा जो आज आपने बंद कर दिए खेलना, उसे बड़ा मज़ा आता है। दोनों छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। उनके माताजी पिताजी घर से उनको खर्च के पैसे भेजते हैं। बड़ा भाई केवल 5 साल बड़ा है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और पहले के टाइम में छोटे और बड़े भाई के अंदर ये भावना बहुत होती थी कि बड़े भाई को लगता था मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है छोटे भाई का, मैं उसका गार्जियन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करना, अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो वो बिगड़ जाएगा। ऐसी तमाम जिम्मेदारियों से कम उम्र में ही बच्चे बन जाते थे, उनका बचपना खत्म हो जाता था। ये लेखक ने इसमें सिद्ध किया है कि कैसे बड़ा भाई अपने बचपन के खेल, सारी चीजें भूल जाता है। वहीं बड़े भाई साहब हैं, दिन भर किताब सामने रखी रहती है, फुल टाइम हमेशा उनके सामने किताब होती है, कमरे में वो बैठे रहते हैं और आपको देखने में ऐसे लगेगा कि घंटों पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को हम पढ़ाकू कहा जाता है, लेकिन उनके अंदर क्या जा रहा है ये कोई नहीं जान सकता। कभी तो वो खेल खेल में चित्र को, नारी है अगर स्त्री का चित्र है तो उसकी दाढ़ी मूछ बना रहे हैं, हंसी आ रही होगी, आप भी ऐसा करते हैं इसलिए। और कभी किसी पुरुष चित्र को पता लगा बिंदिया लगा के सजाया जा रहा है, महिला जैसा बनाया जा रहा है, पीछे बैठे हुए इधर भी वही कर रहे हैं। तो बच्चों की एक स्वाभाविक विशेषता होती है कि जब उनको डांट से बैठाया जाए या जिम्मेदारी से बैठाया जाए तो माता पिता ये नहीं समझ सकते कि सचमुच वो पढ़ रहा है या नहीं। तो ऐसे ही कुछ बड़े भाई साहब को आप समझ सकते हैं कि वो क्या तो लिख रहे हैं उसमें, क्या पढ़ रहे हैं, पर ये पक्का कि वो घंटों पढ़ते। और छोटा भाई घंटों खेलता रहता। खेल के जब बाहर से अंदर आता, बड़ा भाई साहब एक ही क्वेश्चन पूछते, कहाँ थे, और वो चुप रह जाते, क्योंकि चुप रहने में ही उनकी भलाई थी। 9th की कक्षा में आप स्मृति पाठ में भी पढ़कर आए हैं कि छोटा भाई बड़े भाई से कितना ज्यादा डरता है, झूठ भी नहीं बोल सकता, सच भी स्वीकार नहीं कर सकता, पिटने का भी डर है। बिल्कुल पहले ऐसा ही परिवारों में हुआ करता था। तो इधर भी वो बड़े भाई साहब को जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। और साल भर बड़े भाई साहब बहुत नसीहतें देते रहते हैं, बड़ी क्लास का डर बैठाते हैं, अंग्रेजी हवा होती है ये समझाते हैं, तमाम तरीके से उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि उपदेश की कला में बड़े भाई बहुत माहिर हैं। और छोटे भाई चुपचाप सुनते रहते हैं, पर खेलना बंद नहीं करते, क्योंकि बच्चों को खेलना कितना पसंद होता है कि लाख उनके लिए कुछ अच्छे प्रलोभन हम दे दें,
लेकिन वो खेलना नहीं छोड़ सकते। मुझे अपने बचपन का याद आता कि बहुत डांट खाती थी, पर फिर नया दिन आता और फिर दौड़ लगा देना। तो ये हर बच्चे के अंदर ये मनोविज्ञान होता है कि उन्हें खेलों में बहुत मजा आता है। तो इधर छोटा भाई खेल खेल कर भी परीक्षा उसने दी, लेकिन जब परिणाम आया तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया। ये बात उसे भी नहीं पता थी कि वो अव्वल आएगा। अब फिर मनोविज्ञान कि इस स्थिति में क्या होगा। बड़ा भाई जो हर बात पर डांटता था, बड़प्पन दिखाता था, फेल हो गया। अब असफल विद्यार्थी थोड़े दिन के लिए चुप हो जाएगा, ये भी एक मनोविज्ञान है। छोटे भाई को डांटना बंद कर देगा और छोटे भाई को क्या होगा, इस बीच में छोटा भाई को थोड़ा सा एटीट्यूड हो जाएगा, उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेगा कि मैं तो सब कुछ बिना पढ़े ही पढ़ लेता हूँ, मुझे एग्जाम देना आता है, पर बोला कुछ नहीं। अब बड़े भाई को अपने बड़प्पन को बनाए रखना है। एक दो दिन चुप निकल जाएंगे, लेकिन फिर बड़े भाई चूंकि उपदेश कला में तो माहिर थे, तो उन्होंने फिर इधर उधर से एग्जाम्पल इकट्ठे किए और फिर उन्होंने छोटे भाई को लताड़ लगाना शुरू किया। और कौन कौन से उदाहरण दिए कि आपने रावण का नाम तो सुना ही होगा, अहंकार तो उसका भी नहीं रहा। शाहरुम का उदाहरण भी दिया, शैतान का उदाहरण भी दिया, और उन्होंने धज्जियां उड़ा दी छोटे भाई की कि तुमने जो एटीट्यूड दिखाना शुरू किया ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अभी तुम्हें पता नहीं है अंग्रेजी कितनी मुश्किल होती है, ज्योग्राफी भूगोल कितना कठिन होता है, हिंदी रटना कितना मुश्किल होता है, और गणित 1000 बार पढ़ के भी समझ में नहीं आती है। छोटा भाई थोड़ा डर गया, फिर डर गया और चुप, लेकिन खेल से तो उसे रोक नहीं सकते थे। अब होता क्या है कि फिर परीक्षा होती है। इतनी डांट फटकार के बाद जब वो कमरे में आता था थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, लेकिन इतना नहीं पढ़ता था कि परीक्षा में वो दूसरी बार फिर अव्वल आ गया और बड़ा भाई फिर फेल हो गया। फिर थोड़े दिन लेखक वही मनोविज्ञान बताता है। इस तरह से होता रहता है। और इस तरह कैसे लेखक बताता कि बड़ा भाई वापस अपने आप को इकट्ठा करके फिर नए उदाहरण देने लगता है और फिर बताता है कि रटंत विद्या मुश्किल ही नहीं, रटंत विद्या से पास होना आपकी समझ को नहीं बढ़ाता है। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें बड़ी बड़ी बातें बताते कि व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव पर आधारित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। रट रट के कितने भी हम अच्छे अंक आए, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में हम पास नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से लेखक ने इस कहानी के माध्यम से शिक्षा प्रणाली के दोष भी गिना दिए, विश्लेषण भी कर दिया कि कैसे हेडमास्टर साहब की मम्मी जी अम्मा बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन 1000 रुपए में महीने का खर्चा बड़े आराम से निकाल लेती थी, और वहीं हेडमास्टर साहब जब उनकी बारी आई तो वो बड़े कच्चे साबित हुए। ऐसे ही लेखक ने अपने दादा का उदाहरण दिया कि खुदा न खास्ता अगर हम भाइयों में से कोई बीमार हो जाए तो हम लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे, लेकिन दादाजी इस स्थिति को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। तो बहुत सारे उदाहरणों से उन्होंने अनुभव को वरीयता दी। हम वाद विवाद के द्वारा आपसे शिक्षा प्रणाली के दोषों के बारे में अगली कक्षा में बात जरूर करेंगे जब भी अवसर मिलेगा, पर इतना अवश्य बताना चाहेंगे कि ये मुझे भी लगता है कि शिक्षा प्रणाली अभी भी इतने वर्षों बाद भी दोषपूर्ण है। जहाँ खरगोश को तैरना सिखाया जाता है और मछली को दौड़ना सिखाया जाता है, जिसमें जो हुनर है उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों मैथ्स पढ़ना, अगर हिंदी अच्छी लगती है तो क्यों हिंदी आगे की कक्षाओं में नहीं है। ये बड़े सवाल हैं जो शिक्षा प्रणाली पर उंगली उठाते हैं। तो इन सब बातों के साथ आपको जानना है कि ये मनोविज्ञान है, अहंकार नहीं करना है, नसीहतों को कैसे हमें अपने जीवन में उतारना है, मनोविज्ञान क्या है, दोनों भाइयों के स्वभाव में क्या अंतर है, उनकी विशेषताएं क्या है, टाइम टेबल कैसे वो बनाता है और कैसे इम्प्लीमेंट की बारी आती है उसे अपने से देखना है कि क्या आप भी ऐसा ही करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप एक कॉपी पर बिंदु बना लें
कि किन किन चीज़ों पर ये कहानी पूरी खत्म होती है, कहाँ से शुरू होती है। तो लिखना भी आ जाएगा और इसका विषय वस्तु बहुत अच्छी तरह से आपके जीवन में उतर जाएगी। इसी के साथ ध्यान रखना और देखना है कि आपको लेखक की भाषा कैसी लगी। आप देखेंगे लेखक बात बात में मुहावरे प्रयोग करते हैं। तो मुहावरे कोई रटने की चीज नहीं होती है, मुहावरे हमें प्रयोग करना होते हैं, उससे भाषा में सुंदरता बढ़ जाती है। किस तरीके से उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया, शुद्ध साहित्यिक उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया, अंग्रेजी के शब्द भी उनकी भाषा में जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं। तो ये लेखक की भाषा की विशेषता थी कि हमें पढ़ाई पहाड़ लगती थी, या अंधे के हाथ बटेर लगना, ऐसे हजारों मुहावरे उन्होंने प्रयोग किए। तो हमें उन मुहावरों को इस पाठ से खींचकर अपनी बातचीत के दौरान हर दिन कुछ प्रयोग करना है। तभी हम कह पाएंगे कि खेल खेल में सीखें हम, सीखें जो ना भूलें हम। अगली कक्षा में शिक्षा प्रणाली के दोष पर भी बात कर सकती हूँ, या आप अगर इसके कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न डालते हैं, जिज्ञासाएं डालते हैं, तो हम उस पर आधारित अपना वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक भी करना होगा और सब्सक्राइब भी।